बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट रोमांटिक पोइट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री, विक्टोरियन पोइट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन पोइट्री। सो इस वीडियो में हम यही 4 टॉपिक्स देखेंगे। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। रोमांटिक वर्ड कम्स फ्रॉम रोमांस एंड रोमांस कम्स फ्रॉम रोम। रोमांटिक पोइट्री का ये मतलब नहीं कि इसमें आपको लव या इंटरकोर्स नज़र आएगा। रोमांटिक पोइट्री का ये मतलब है कि जो रोमांटिक इरा में जो पोइट्री हुई थी उसको हम रोमांटिक पोइट्री कहते हैं। दैट्स वाई एट द स्टार्ट इट हैज़ बीन रिटन दैट रोमांटिक पोइट्री इज़ द पोइट्री ऑफ द रोमांटिक इरा। ये एक ऐसी मूवमेंट थी, एक ऐसा एज था जो आर्टिस्टिक था, लिटरेरी था, म्यूज़िकल था और इंटेलेक्चुअल था। और ये कब स्टार्ट हुआ था? यूरोप में स्टार्ट हुआ था एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। इन द 18th सेंचुरी पोइट्री वाज गवर्न्ड बाय सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे, मींस 18th सेंचुरी से पहले। मतलब जब भी आपने लिखना था तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे लिखने के। लेकिन जो रोमांटिक पोइट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन रूल्स एंड रेगुलेशन को अनफॉलो किया। उन्होंने उन रूल्स एंड रेगुलेशन की जो ग़ुलामी थी उससे आज़ादी हासिल की। उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। उनका रूल्स एंड रेगुलेशन ये थे कि उन्होंने फ्री स्टाइल में लिखना स्टार्ट किया। सो इट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ रोमांटिक पोइट्स। और इस एज की जो ड्यूरेशन थी वो 1800 से लेके 1837 या 1850 तक थी। इस एज की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री, सो द फर्स्ट लाइन दैट कम्स इन आवर माइंड दैट्स द सबलाइम। सबलाइम के डिफरेंट मीनिंग है, हर फील्ड में इसके डिफरेंट मीनिंग आपको नज़र आएंगे। लेकिन लिटरेचर में इसका मतलब ये है कि आप लैंग्वेज को किस तर्ज पे यूज़ करते हो, लैंग्वेज को किस तरह यूज़ करते हो और उसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह करते हो। मीन्स इन अ कंसाइज वे यू हैव टू यूज़ लैंग्वेज। सो सबलाइम का जो आइडिया था सबसे पहले इमैनुअल कैंट और इसके साथ साथ विलियम वर्ड्सवर्थ ने सबसे पहले ये आइडिया लिया था सबलाइम को यूज़ करने का अपनी पोइट्री में। रिएक्शन अगेंस्ट नियो क्लासिज्म, ये सेकंड जो है कैरेक्टरिस्टिक है रोमांटिक पोइट्री की। रोमांटिक पोइट्री कंट्रास्ट विद नियो क्लासिकल पोइट्री विच वाज द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्ट एंड रीज़न। मीन्स जो नियो क्लासिकल पोइट्री थी वो क्या थी, वो प्रोडक्ट थी इंटेलेक्ट और रीज़न की। लेकिन जो रोमांटिक पोइट्री है दैट्स मोर द प्रोडक्ट ऑफ इमोशंस। इसमें आपको इमोशंस नज़र आएंगे। जो रोमांटिक पोइट्री इसमें आपको इमोशंस नज़र आएंगे कि लोगों ने जो है नेचर से जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत की। या आगे हम देखें कि जो डिफरेंट पोइट्स है उन्होंने नेचर के बारे में क्या कहा था। सो नियो क्लासिकल पोइट्री जो था एज था मीन्स इंटेलेक्ट और रीज़न का। लेकिन जो रोमांटिक पोइट्री है वो एज है इमोशंस का, मीन्स आपको उसमें इमोशंस नज़र आएंगे। इसी तरह इमेजिनेशन की बात करें, सो बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इमेजिनेशन इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ रोमांटिक पोइट्स। इन्होंने इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। जैसे इसमें हमारे पास जो राइटर्स आते हैं, जो पोइट्स आते हैं वो है जॉन कीट्स, सैमुअल टेलर कोलरिज, पी शेले। इसी तरह ये अनलाइक द नियो क्लासिकल पोइट्स, लेकिन जो नियो क्लासिकल पोइट्स थे वो इमेजिनेशन का बिल्कुल यूज़ नहीं करते थे। फॉर वर्ड्सवर्थ एंड विलियम ब्लेक एज वेल एज विक्टर हैगो एंड एलेसेंड्रो मंजोनी, द इमेजिनेशन इज़ अ स्पिरिचुअल फोर्स। अच्छा, इनके लिए जो थी इमेजिनेशन एक स्पिरिचुअल फोर्स की तरह थी। इज़ रिलेटेड टू मोरलिटी एंड दे बिलीव दैट लिटरेचर स्पेशली पोइट्री कुड इम्प्रूव द वर्ल्ड। तो इनका ये मानना था कि इमेजिनेशन जो है इसी के ज़रिए हम वर्ल्ड को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नेचर पोइट्री। मीन्स नेचर से इनकी जो मोहब्बत थी वो कैसे थी। लव फॉर नेचर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ रोमांटिक पोइट्री एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ये इनसे मतलब नेचर से इनको एक इंस्पिरेशन मिलती थी। हाउएवर द रोमांटिक पोइट्स डिफर्ड इन देयर व्यूज़ अबाउट नेचर। वर्ड्सवर्थ रिकग्नाइज नेचर एज अ लिविंग थिंग। अब जो डिफरेंट राइटर्स थे, जो डिफरेंट पोइट्स थे, उनका डिफरेंट कंसेप्ट था नेचर के बारे में। वर्ड्सवर्थ के मुताबिक जो नेचर है उसने रिकग्नाइज किया एज अ लिविंग थिंग। मीन्स नेचर को वो गॉड मानता था, नेचर को वो टीचर मानता था। मीन्स
फॉर वर्ड्सवर्थ नेचर वाज एवरीथिंग। इसी तरह पी.बी. शेले वाज अनदर नेचर पोइट हु बिलीव दैट नेचर इज़ अ लिविंग थिंग, मतलब उसके लिए जो था नेचर एक लिविंग थिंग था। एंड देयर इज़ अ यूनियन बिटवीन नेचर एंड मैन, तो इसका ये मानना था कि एक इत्तेहाद होते हैं नेचर और मैन के दरमियान। इसी तरह जो जॉन कीट्स विच इज़ माई फेवरेट इज़ अनदर लवर ऑफ नेचर, ये जो था एक दूसरा लवर था नेचर का। बट कोलरिज डिफर्स फ्रॉम अदर रोमांटिक पोइट्स ऑफ हिज एज इन दैट ही हैज़ अ रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन नेचर। लेकिन जो कोलरिज था उसके कंसेप्ट मीन्स डिफरेंट थे नेचर से। अब ये जितने भी ऊपर जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो तो सब नेचर को लाइक करते थे, लेकिन जो हमारे पास जो पॉइंट आता है एस.टी. कोलरिज, उसका जो कंसेप्ट था नेचर के बारे में वो डिफरेंट था। उसका ये मानना था ही बिलीव दैट नेचर इज़ नॉट द सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेयर, मीन्स नेचर जो है कोई सोर्स नहीं है हमारी प्लेयर और जॉय के लिए, बट रादर देन पीपल्स रिएक्शन टू इट डिपेंड ऑन देयर मूड एंड डिस्पोजिशन, लेकिन ये लोगों के मूड पे डिपेंड करता है। कोलरिज बिलीव दैट जॉय डज नॉट कम फ्रॉम एक्सटर्नल नेचर, ये जो बाहर की नेचर है, एस.टी. कोलरिज का ये मानना था कि जो बाहर की नेचर है इससे जो है हमें खुशी नहीं मिलती, बट इट एमिनेट्स फ्रॉम द वुमेन हार्ट। सो फिफ्थ पॉइंट जो हमारे पास वो है मेलंकली। मेलंकली का मतलब है उदासी। अब occupies a prominent place in romantic poetry and is an important source of inspiration for romantic poets। ये वो उदासी नहीं थी कि जिससे आप डिप्रेस्ड रहते या आपको डिफरेंट जो डिप्रेशन के थॉट्स है वो आपको आते हैं। ये एक ऐसी उदासी थी कि इसमें आपको मीन्स इस उदासी के साथ भी रोमांस थी। पोइट जो थे मेलंकली को इंजॉय करते थे। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है मेडिवलिज्म। मेडिवलिज्म जो है रोमांटिक पोइट्री वाज अट्रैक्टेड टू नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब है कि जो पास्ट से रिलेटेड हो, वो कोई म्यूज़िक कुछ भी हो सकता है। सो एंड मेडिवलिज्म इज़ अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री स्पेशली इन द वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स। इसका जो यूजेज है वो आपको जॉन कीट्स के वर्क में नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ला बेला डैम एंड सन्स मर्सी, ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच फ्रेज़ है जिसका मतलब है ओ ब्यूटीफुल लेडी मर्सी मी। सो एंड कोलरिज दे वर अट्रैक्टेड टू एक्सोटिक रिमोट एंड ऑब्सक्योर प्लेसेस एंड सो दे वर मोर अट्रैक्टेड टू मिडल एजेस दैन टू देयर ओन एज। तो ये दो पॉइंट्स थे, इसके अलावा और भी पॉइंट्स थे जो ज़्यादा अट्रैक्ट थे मिडल एज की तरफ। मतलब उनके जो वर्क्स थे, जो मिडल एज में जो कुछ होता था उनके बारे में भी ये लोग लिखते थे। इसका ये मतलब नहीं कि इन्होंने जो मतलब जैसे पहले स्लाइड में मैंने बताया था कि इन्होंने जो है रूल एंड रेगुलेशन बिल्कुल अनफॉलो कर दिए थे। इसका ये मतलब नहीं कि इन्होंने बिल्कुल जो है उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो पोइट्री से रिलेटेड वो बिल्कुल फॉरगेट कर दिए थे। सो इट डज़ंट मीन, फिर भी ये लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते थे, जैसे जॉन कीट्स एंड एस.टी. कोलरिज। इसी तरह जो हमारे पास अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है रोमांटिक पोइट्री का वो है हेलेनिज्म। हेलेनिज्म का मतलब है द वर्ल्ड ऑफ क्लासिकल ग्रीस वाज इम्पोर्टेंट टू द रोमांटिक्स। मतलब जो ग्रीस से रिलेटेड कुछ भी होता था, मीन्स ग्रीस से रिलेटेड जो कुछ भी था, ये जो था रोमांटिक्स पोइट के लिए उस पर लिखना बहुत ज़रूरी था। जैसे जॉन कीट्स की एक पोएम है ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ये एक सिंपल सा कोज़ा होता है, उसके बारे में लिखता है, उस पर कुछ बना हुआ होता है, सो उसके बारे में ये लिखना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह जो अगला पॉइंट है वो है हमारे पास सुपर नेचुरलिज्म। मोस्ट रोमांटिक पोइट्स यूज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन देयर पोइट्री। मतलब सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का उन्होंने यूज़ किया है। जैसे सैमुअल कोलरिज इज़ द लीडिंग रोमांटिक पोइट इन दिस रिगार्ड एंड कुबला खान इज़ फुल ऑफ नेचुरल एलिमेंट। कुबला खान जो कि एक पोएम है, जो कि पोइट्री है, लेकिन फुल है किससे? सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ हुआ है।
या हम कह सकते हैं कि इनके जो वर्क में फैंटेसी वर्क जो था इनका था, मींस जो रोमांटिक पोइट्स थे उनका जो वर्क था वो फैंटेसी वर्क था। अब फैंटेसी वर्क का मतलब ये है कि वेयर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आर यूज्ड, जहाँ पे ऐसे अल्फाज यूज़ किए जाते हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते ही नहीं। वेयर इमेजिनेशन इज़ यूज, इमेजिनेशन का यूज़ किए जाते हैं, जैसे पहले भी मैंने बताया था। एंड फैंटेसी एलिमेंट्स आर लाइक मैजिक ETC। अब लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है सब्जेक्टिविटी। रोमांटिक पोइट्री इज़ द पोइट्री ऑफ सेंटिमेंट्स, इमोशंस एंड इमेजिनेशन। रोमांटिक पोइट्री में आपको इमेजिनेशन नज़र आएगी, इमोशंस नज़र आएगी, सेंटिमेंट्स नज़र आएंगे। लेकिन जो रोमांटिक पोइट्री अपोज द ऑब्जेक्टिविटी, लेकिन उसमें आपको ऑब्जेक्टिविटी नज़र नहीं आएगी। नियो क्लासिकल में क्या होता था, उसमें आपको ऑब्जेक्टिविटी नज़र आती थी इंस्टेड ऑफ सब्जेक्टिविटी। इसी तरह जो नियो क्लासिकल पोइट्स थे, दे अवॉइडेड डिस्क्राइबिंग देयर पर्सनल इमोशंस इन देयर पोइट्री अनलाइक द रोमांटिक्स। लेकिन जो नियो क्लासिकल पोइट्स थे वो अपने पर्सनल इमोशंस को पोइट्री में ऐड नहीं करते थे, उसको लाते नहीं थे। लेकिन जो रोमांटिक पोइट्स है वो जो है अपने जो पर्सनल इमोशंस है उसको भी यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर देखें तो व्हाट डज़ विक्टोरियन पोइट्री मीन। विक्टोरियन पोइट्री रेफर्स टू द वर्सेस कंपोज्ड ड्यूरिंग द reign of Queen Victoria in English, means in England 1837 to 1901। इस दौरान जो भी लिखा गया था उसको हम विक्टोरियन पोइट्री कहते हैं। दिस पोइट्री वाज मार्क्ड बाय ट्रेमेंडस कल्चरल अपहेवल, देयर वर ड्रास्टिक चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर। तो इसमें आपको डिफरेंट चेंजेस नज़र आएंगे, जैसे लिटरेचर में चेंज नज़र आएगा, आर्ट एंड म्यूज़िक में। द मेजर हाई विक्टोरियन पोइट्स वर एल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बेनेट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड एंड गेरार्ड मैनली हॉपकिंस। इसकी अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश विक्टोरियन पोइट्री, जो पहला पॉइंट है वो है हमारे पास रियलिज़म। द विक्टोरियन पोइट्री वाज क्वाइट रियलिस्टिक, मींस इनकी जो पोइट्री थी वो बिल्कुल रियलिस्टिक होती थी, एंड क्वाइट लेस आइडियलाइज्ड एज़ कम्पेयर टू द रोमांटिक पोइट्स। मतलब रोमांटिक पोइट्स से इनकी जो पोइट्री थी वो बिल्कुल डिफरेंट होती थी। इनकी पोइट्री जो थी रियलिस्टिक होती थी और लेस आइडियलाइज्ड होती थी। हु वर आइडियलिस्ट्स एंड बिलीव्ड इन आर्ट फॉर द आर्ट सेक नेचर। अब जैसे रोमांटिक पोइट्स क्या करते थे, उनका जो मेन पर्पस होता था वो नेचर होता था। जैसे कुछ पोइट्स थे, जैसे वर्ड्सवर्थ ने तो ये कहा था इवन कि नेचर इज़ अ गॉड, नेचर इज़ अ नर्स, नेचर इज़ एवरीथिंग। इसी तरह जॉन कीट्स जो थे नेचर के बहुत बड़े लवर थे, S.T. कोलरिज। सो डिफरेंट पोइट्स ने डिफरेंट व्यूज़ दिए थे नेचर के बारे में, which was everything for the romantics lost that idealized position in the Victorian era and became just as a source of layer and inspiration for the poets। अच्छा, वहाँ पे क्या होता था, जो रोमांटिक पोइट्स थे उनके लिए नेचर सब कुछ था। मतलब जैसे मैंने बताया उन्होंने नेचर को गॉड माना, लेकिन जो विक्टोरियन पोइट्स थे उनके लिए नेचर जस्ट एक लेयर था, मींस एक जॉय थी। और इसी तरह दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, फोकस ऑन मैसेज। रोमांटिक पोइट्री मेनली फोकस्ड ऑन रूरल एंड रस्टिक लाइफ। जो रोमांटिक पोइट थे उनका जो मेन फोकस था वो रूरल और रस्टिक लाइफ पे भी था। इट इज़ नो वे रिलेटेड टू सिटी लाइफ, मतलब वो सिटी लाइफ का बिल्कुल जिक्र करते ही नहीं थे जो रोमांटिक पोइट्स थे। यहाँ पे रोमांटिक पोइट्स की बात हो रही है। ऑन द अदर हैंड, अब जो विक्टोरियन पोइट्स थे वो क्या करते थे, उनकी जो लैंग्वेज थी एज वेल एज थीम्स वो कॉमन टू सिटी लाइफ एंड thus wrote अबाउट द मैसेज एंड फॉर द मैसेज। उनकी पोइट्री में जो थी रूरल लाइफ को भी यूज़ किया जाता था, मीन्स रूरल लाइफ के बारे में भी लिखा जाता था और सिटी लाइफ के बारे में भी लिखा जाता था। उनकी जो पोइट्री होती थी, जो विक्टोरियन पोइट्स थे उनकी पोइट्री जो थी पब्लिक के लिए होती थी एंड फॉर द मैसेज, अबाउट द, मतलब आवाम के बारे में होती थी और आवाम के लिए होती थी। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारे पास पेसिमिज़म। पेसिमिज़म ऐसे नेगेटिव को कहा जाता है, नेगेटिविटी को कहा जाता है। विक्टोरियंस वर क्वाइट रियलिस्टिक एंड thus
were more concerned about reality rather than ideal world. विक्टोरियन जैसे पहले जो रियलिज़म है उसमें भी यही बताया कि वो क्वाइट रियलिस्टिक होते थे, मतलब रियलिटी को ज़्यादा फोकस करते थे rather than the ideal world. Due to the Industrial Revolution and advancements in science and technology, there was a drastic increase in the city population that gave rise to slums, poverty, unemployment, corruption, disease deaths and etc. जैसे जो विक्टोरियन पोइट्स थे वो लिखते थे दोनों पब्लिक पे, मींस रूरल एज वेल एज सिटी लाइफ. लेकिन एक वक्त ऐसा है जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से, साइंस के एडवांसमेंट की वजह से जो सिटी की पॉपुलेशन थी वो काफ़ी बढ़ गई थी. उससे क्या हुआ, स्लम्स आए, पॉवर्टी जो है उसमें इंक्रीजमेंट हुई, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, डिजीज़, करप्शन का बेदरे इस्तेमाल होता था, डेथ्स अकर्ड etc. Thus Victorian poetry, which focused on the pains and sufferings of commoners, had a note of pessimism. तो उनके बारे में फिर नेगेटिव व्यूज़ आने लगे. इसी तरह जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. द एडवांसमेंट इन साइंस एंड इन्वेंशंस वाज वेलकम्ड बाय विक्टोरियन पोइट्स. मींस इन्होंने जो एडवांसमेंट हासिल की थी वो किस चीज़ में थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. It made them believe that a man can find all solutions to his problems and sufferings by the help of science and technology. They made their readers believe that they should use science for their betterment. मतलब ये सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है कि रीडर्स को उन्होंने क्या बिलीव करा है कि वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं किस चीज़ के ज़रिए, by the help of science and technology. Questioning God, this was also the most important characteristic of Victorian poetry. There was an important feature of Victorian poetry, the development of empirical science, rationalism and radicalism led the people to give up religious thoughts and to be more skeptical. Moreover, corruption in the church, defying the morality of priests, also led the people to question the religious institutions. मतलब जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते थे जैसे चर्च जो भी था उस पे इन्होंने एतराज़ात उठाए, उस पे इन्होंने क्वेश्चंस उठाए. तो जो मज़हब को ये फॉलो करते थे उसके बारे में इनके डिफरेंट कंसेप्ट्स होते थे कि अगर फॉलो कर रहे तो क्यों कर रहे हैं और हमारे गॉड कौन से है. तो डिफरेंट क्वेश्चंस जो थे इनके माइंड में आते थे. मीन्स ये ज़्यादा रियलिस्टिक बन गए थे. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रोमांटिक्स बिलीव्ड इन रिटर्न इन नेचर. A number of the romantics did not like city life, and instead of giving voice to the victims of industrialization, they left the city life. On the other hand, Victoria's poets took the responsibility of social reform and gave voice to the commoners by living with them. So romantic poets, उनका ये मानना था जैसे वो नेचर की तरफ रिटर्न हुए थे. अब सिटी में क्या होता है, सिटी में तो बिल्कुल मतलब जो नेचर है उसको इग्नोर किया जाता है. इसी तरह जो रोमांटिक पोइट्स थे उन्होंने मूव किया रूरल साइड पे, मतलब रूरल जो रस्टिक लाइफ थी उसके बारे में लिखना स्टार्ट किया. उन्होंने नेचर को जो है गॉड माना, मदर माना और नेचर लवर बन गए थे. ऑन द अदर हैंड, लेकिन जो विक्टोरियन पोइट्स थे उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ये थिंकिंग थी, उनकी ये सोच थी कि चाहे बंदा रस्टिक लाइफ गुजारे या सिटी लाइफ, हमने सिर्फ उसकी बेटरमेंट के बारे में लिखना है, उसके बेटरमेंट के बारे में सोचना है, अपनी वॉइस जो है रेस करनी है. इसी तरह मोरलिटी, जो लास्ट पॉइंट हमारे पास, तो मोरलिटी सॉ अ स्टेप डिक्लाइन इन द विक्टोरियन एरा. अ नंबर ऑफ पोइट्स ट्राई टू रिटेन इट बाय इंकरेजिंग द पीपल टू बी ऑनेस्ट एंड नोबल. लेकिन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है मोरलिटी, इसका जो है डिक्लाइन होता है विक्टोरियन एरा में. सो बहुत से जो पोइट्स थे उन्होंने कोशिश किया कि लोगों को ऑनेस्ट और नोबल रखा जाए, बट अनफॉर्चुनेटली दे बैडली फेल्ड. सो यूज़ ऑफ सेंसरी डिवाइसेस एंड इमेजरी, द पोइट्स ऑफ द प्रीसीडिंग इरा. सेंसरी डिवाइसेस से मुराद जैसे आपके जो 5 सेंसेस होते हैं, हेयरिंग, टेस्ट, टच etc. So the poets of the preceding era used imagery vividly. However, the Victorians also used sensory devices to describe the abstract senses of
chaos between religion and science. इसी तरह sentimentality, the Victorians wrote about artistic creations thus giving way to deeper imaginations. जो विक्टोरियंस ने उन्होंने आर्टिस्टिक क्रिएशंस के बारे में लिखा, thus giving way to deeper imagination, ताकि डीपर इमेजिनेशन की तरफ जाए. Humor, a number of poets wrote humorous and whimsical. Whimsical means का मतलब है turns of the mind versus example bad ballads. वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी. ज़रूर अपने जो राय है उसका इजहार ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में. कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.